वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आज हम कर रहे हैं पैन कार्ड और साथ ही टीडीएस की, यानी कि दोनों में आपस में क्या रिलेशन है और ये गणित कैसे काम करता है, और हमें बता रहे हैं मिस्टर बलवंत जैन, जो कि एक जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है। बलवंत सर, जैसे आपने बताया अलग अलग कैटेगरीज में जहां पर टीडीएस क्या प्रोविजन है, कितने % से कटता है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो है सैलरी का। और ये शायद सभी सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एक मुश्किल बड़ा क्वेश्चन होता है अपनी टैक्सेबल इनकम निकालना। तो आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए कि टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है और जो एम्प्लॉयर है वो किस तरह से, क्योंकि आपने पहले भी बताया इस पर कोई दर फिक्स नहीं है, जो स्लैब होता है उसके हिसाब से टीडीएस कटता है और उसे आप क्लेम करते हैं। तो पहले ये बताइए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हेड्स हैं जिस तरह से हम टैक्सेबल इनकम अपनी कैलकुलेट कर पाए। देखिए पल्लवी, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सैलरी पे टीडीएस काटने की जो जवाबदारी है वो हर एक एम्प्लॉयर के की है। भले आपके पास में अगर एक ही व्यक्ति काम करता है और उसकी अगर सैलरी टैक्सेबल होती है तो आपको उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। बाकी जैसे मैंने बताया कि बाकी सब जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी अकाउंट्स की टैक्स ऑडिट होती है। अब जब आप जहां तक आप पूछ रही है कि सैलरी की इनकम कैसे गिनी जाती है, आपकी जितनी भी कंपोनेंट है सैलरी के, जैसे बेसिक सैलरी है, आपका अलाउंस है, आपका जो टैक्सेबल एचआरए है, एचआरए जो मिलता है उसमें से आप कुछ रेंट अगर पे कर रहे हैं तो कुछ आपको उसमें एचआरए में से एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको एलटीए मिलता है उसमें अगर आपने खर्चा नहीं किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जितने भी आपके टैक्सेबल कंपोनेंट है सैलरी के वो सब उसमें आपको एक बार उसका टोटल एम्प्लॉयर है वो ये मान के चलता है कि ये एम्प्लॉय मेरे पास में पूरे साल भर तक रहेगा, तो पूरे साल की उसकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो कितनी हो जाएगी। उसके सामने एम्प्लॉयर जैसे आप भी सबमिट करती होगी अपना ऑफिस में आपका जो सैलरी का इनकम का डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, तो जिसमें आप एटीसी में क्या डिडक्शन ले रहे हैं, जैसे आपका होम लोन कुछ कट रहा है, आप लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पेमेंट करी है, ईपीएफ कट रहा है, पीएफ कट है, ईएलएसएस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनपीएस भी नई चीज़ है। इसके अलावा आपका जो मेडिक्लेम का डिडक्शन है, कुछ रिकॉग्नाइज्ड डोनेशन है एटीजी के, वो है, वो एम्प्लॉयर आपको आप जितना भी सबमिट किया है प्रूफ आपको देने की जरूरत शुरुआत में नहीं पड़ती है। शुरू में आप डिक्लेरेशन नहीं देते, प्रूफ आप जनवरी फरवरी मार्च में देते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस इस साल से सिर्फ 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो पाएगा दूसरी इनकम के सामने। तो जैसे मैंने बताया एक टैक्सेबल सैलरी आपकी हो गई, उसके सामने आपके चैप्टर 6A के डिडक्शन जैसे मैंने बताया सभी मेडिक्लेम वगैरह का है, एनपीएस और ईएलएस वगैरह, डोनेशन वगैरह। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको ये तीसरी एक और चीज बताई कि तीसरी एक चीज और कुछ बताई मैंने, वो जैसे आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो नेगेटिव इनकम आती है वो घटाने के बाद में जितनी आपकी सैलरी बनती है वो एम्प्लॉयर देखेगा वो आपकी टैक्सेबल लिमिट में है या लिमिट के बाहर है। अगर टैक्सेबल लिमिट के ऊपर अगर आती है तो वो एम्प्लॉयर आपके पूरे साल पे उस पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, और यानी जो आपकी नेट इनकम होगी, जो नेट सैलरी के उसके आधार पर टैक्स लगेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर पैन कार्ड है ही नहीं, यानी कि अगर पढ़ाई के दौरान आपने पैन कार्ड के लिए सोचा नहीं, बनवाया नहीं और फिर आपकी जॉब लग जाती है, तब क्या कोई परेशानी आ सकती है? पैन कार्ड नहीं होने पे आप बता रहे थे 20% की दर से टीडीएस कटेगा। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि बाकी सेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके बाद में टीडीएस कटना शुरू होएगा। सैलरी में ऐसी थ्रेशोल्ड लिमिट कहीं पे भी नहीं है। तो जो जिस तरह से जो सेक्शन वर्डेड है, जिस तरह से सेक्शन में लिखा हुआ है, अगर उसको स्ट्रिक्टली पढ़ा जाए, 206AA सेक्शन है उसके हिसाब से, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप किसी को वो कुछ भी सैलरी देते हैं आपको उस पर सीधा 20% टैक्स काटना चाहिए। जैसे अगर आप अपनी मेड को भी सैलरी देते हैं तो उस पर भी 20% टीडीएस काटना चाहिए। पर ये जो इंटेंशन नहीं है लेजिस्लेटर की, तो कोई भी उसको उतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं करता है। पर अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल है और अगर आपका पैन नंबर नहीं है
तो एम्प्लॉयर तो टीडीएस काटेगा ही, परंतु आपको वो जो टीडीएस कटा उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो जो लोग स्टडी कर रहे हैं या फाइनल स्टेज पे है अपनी स्टडी के, उनको मेरा सुझाव रहेगा कि अपना पैन नंबर ले ले। और वैसे भी पैन नंबर, अगर आपके पास पैन नंबर है तो यह जरूरी नहीं है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी बिलो टैक्सेबल इनकम भी हो सकती है, इवन आपकी इनकम नहीं भी होवे तो भी आप पैन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। और पैन नंबर होने की वजह से आपको बहुत सी जगह पे सहूलियत होती है, जैसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह करने हैं उसमें जरूरी। और जैसे भी आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया कि जो भी पुराने अकाउंट है उनको पैन फर्निश करना जरूरी है। इनफैक्ट सरकार की भी लगातार कवायद है कि आप अपने पैन कार्ड को लिंक कर दीजिए आधार से। हालांकि अभी इस पर कोई कॉन्क्रीट फैसला आना बाकी है, लेकिन अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको फायदा होगा। आईटीआर में आपको पैन मस्ट है, इसलिए अगर अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत पैन कार्ड बनवाइए। शुक्रिया बलवंत जी, आपने समय दिया और चर्चा की इस मुद्दे पर। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।